राजीव जी प्रसार भारती में बहुत सालों जुड़े रहे और इन्होंने बहुत सारे रचनात्मक काम किए हैं। साहित्य से तो लगाव इनका शुरू से है ही, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस पुस्तक की चर्चा के लिए उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। हम निवेदन करते हैं राजीव जी से कि वे अपने विचार रखें। सभागृह में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा अभिवादन, और डॉक्टर अरुण कुमार जो फिलहाल मंच पर हम लोग साथ हैं, तो बहुत पुराने मित्र हैं और मार्गदर्शक भी हैं, जिसे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कहते हैं वो हैं, और उनका साथ बड़ा संबल है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, रोमांच है कि जबलपुर में फिर एक बार आप सबके साथ हूँ, और यहाँ एक लंबा अरसा गुजरा है, मेरी काम की ज़िंदगी यहीं शुरू हुई और इत्मीनान से बातें होंगी। बहरहाल मैं जब कविता, क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो गया है तो मुझे लगता है कि मैं अपना आलेख भी थोड़ा छोटा कर लूँगा, क्योंकि काव्य संध्या होनी है, तो उसे कुछ नोट्स की तरह ही आप देखें। और ये चर्चा तो असल में शुरू होती है, चर्चा फिर चलती रहती है। कविता का संग्रह का विमोचन जब हो गया है तो पढ़ी जाएगी, और जितनी बार पढ़ी जाएगी जितने लोग उसे पढ़ेंगे उतनी तरह से उस पर सोचना, समझना, बोलना, बातचीत करना, विचार करना होता रहेगा, उसकी अनुगूंजें चलती रहेंगी। पर जब मैंने ये कविताएं पढ़ीं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने, यानी एक उम्र थी जब अपने अज्ञान पर विस्मय भी होता था। अब उम्र बढ़ने के साथ अज्ञान पर विस्मय होना बंद हो गया, लेकिन बोध अभी भी होता रहता है। तो ये बोध रहा कि जबलपुर में मैं रहा हूँ, और उसके बाद भी जितनी आत्मीयता से, निकटता से मुझे इनके सृजन को जानना चाहिए था, मैं नहीं जानता था। तो वो अपने अज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आभारी हूँ कि इस आयोजन के कारण मैं इससे जुड़ पाया। और जो मुझे लगा कि ये कविताएं खींचने की, जूझने की, लड़ने के हौसले की, बेचैनी की चिंगारियों की कविताएं हैं, जो कि सच पूछिए तो कविता का मूल स्वभाव ही है। और मैं शुरू करना चाहूँगा इस बातचीत को, हम लोगों के बड़े प्रिय कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, उनकी एक पंक्ति से। दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। जहाँ गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहाँ प्रात का सूर्य उगाया। और ये एक अच्छा संयोग है कि जो प्रिय बिंब हैं अनिल जी के, अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के कविताओं में, उसमें सूर्य एक बार बार आने वाला बिंब है। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं पढ़ते हुए हम एक बहुत सोचने और भुगतने वाले शख्स से मिलते हैं, जो अपने आस पास पर लगातार निगाह रखते, विसंगतियों को पहचानते, पकड़ते, उन पर कुढ़ते और झल्लाते हुए, और सृजनात्मकता से बेहतर बदलाव का रास्ता तलाश करते हुए रचना कर्म में रत रहा और हमारे साथ साथ चल रहा है। अनिल जी की तलखियों और बेचैनियों से तो उनकी रचना कर्म में हम बार बार रूबरू होते हैं, लेकिन हर सृजन धर्मी सार्थकता की तरह उनके भीतर भी एक संलग्न निस्संगता, इस पे ध्यान दीजिएगा, संलग्न निस्संगता अपनी सक्रियता बनाए रखती है जब वे समय को उसके आर पार होकर देखते हैं। समय काटता सूर्य, समय काटता सूत, सूर्य के चरखे पर सुबह बनाती लच्छियां, दिन बनता है वस्तु, शाम के अंगुलियों में प्रहार, सलाई थाम के सुलझा सुलझा गुत्थियां। समय के आर पार वो अपने आप को देखते हैं, इसलिए स्वयं को कालजयी के रूप में भी देखते और आंकते हैं। संबोधन कविता में अस्तित्व की मूल अस्मिता पर विचार करते हुए वो कहते हैं, आकार अपर्याप्त है पहचाने जाने को अस्तित्व, हमारे होने में बहुत ही आकारहीन आकृतियां भी व्याप्त हैं। और ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है। और मुझे याद आता है कि हैमलेट में शेक्सपियर ने टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये उठाया।
गालिब ने कहा कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने। तो ये जो होना है, ये होना अपने आप में कितनी समस्याएं और कितनी चुनौतियां और कितनी संभावनाएं लेके आता है, ये एक रचनाकार की दृष्टि वहाँ उसके आर पार जाती है। और ये अनिल जी के यहाँ हम इस प्रश्न से उनकी मुठभेड़ भी देखते हैं। वैसे बुनना उनको प्रिय है। उनका एक और प्रिय है जो मैंने सूर्य का जिक्र किया। तो रचयिता को किसी भी प्रकार के रचना कर्म से अनुराग होता है और बुनना एक रचना कर्म है। जैसे भीष्म साहनी के नाट्य नायक हानुष को उस घड़ी से था जो उसने बनाई थी, भले ही वो उसकी आंखें फूटने का बहाना भी बनी। गीत दृश्य उजड़े नीड़ के में अनिल जी अपने आप से पूछते हैं, किस तरह सुलझाऊं उलझी दृष्टि की ये गुत्थियां, धूप आंखों की सलाई ले नमूने बुन रही। तो ये आप देखें क्या काव्यात्मक खूबसूरती है और किस ढंग से इस बात को कहा गया है। और बुनना जो है वो बार बार उनमें लौट कर आता है। यानी वो एक जगह ये भी कहते हैं कि मैं सृजन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ पहले बदलना चाहिए और बदलने के लिए रुकना चाहिए, लेकिन फिर वो रचनाधर्मी व्यक्तित्व और बिना रचना के रह नहीं सकता। निर्मम आत्मालोचन की सामर्थ्य और दृष्टि भी उनके पास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कविता सहानुभूति में ये स्वीकार, हम सिर्फ बोलते हैं, किसी को सुनने की शक्ति से हीन। ये एक सच्चाई है और हमारे इस बड़बोले समय में ये और ज़्यादा मारक होकर हमारे सामने आ गई है। और उसी कविता में वो कहते हैं, और हम दर्द बांटने के बहाने किसी की दुखती रग पर क्यों मारते हैं लात। तो ये अपने आप में ये एक रचनाकार बिरादरी से भी एक प्रश्न है और बाकी व्यापक समाज से तो ये प्रश्न है ही। स्वप्नजीवी क्रांतिकारिता का भी एक मुद्दा उनकी कविता में आता है। उनकी ये पंक्तियां सटीक व्यंग्य करती हैं, बैठता है तो भी हिलता रहता है, बेमौसम चेहरे पर फूल खिलता रहता है, वो जो सोचता है उसे लगता है हो गया है। तो ये एक जो अव्यावहारिकता, ये पंक्तियां समय का ठेकेदार कविता से है, जिसका शीर्षक वैसा ही दिलचस्प है जैसा पुस्तक का शीर्षक सलबटों का सरगना। ये पंक्तियां पढ़ते हुए मुझे परसाई जी की याद भी आई, जिन्होंने अति और अव्यावहारिक क्रांतिकारिता पर प्रहार किया था। सुरक्षा की खोज और चाह हम मध्य वर्ग के लोगों को कैसे निस्तेज और भोथरा बना देती है, उस पर एक अद्भुत प्रकाश सलबटों का सरगना गीत की ये पंक्तियां डालती हैं। मैं उस शीर्षक गीत की चर्चा कर रहा हूं। इंच भर तहदार आंचल के लिए हुआ जीवन सलबटों का सरगना। तो इंच भर तहदार आंचल के लिए हुआ जीवन सलबटों का सरगना। और यहाँ धूमिल की याद आती है। धूमिल की कविता पटकथा की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, चंद टुच्ची सुविधाओं के सामने अभियोग की भाषा चुक जाने की बात। इस भटकाव को अनिल जी क्या करेंगे गीत में भी सामने लाते हैं। पूछते हैं हाल जब हम तीर का, तुम हमें तरकश दिखाते हो सदा। तो तीर की जो भूमिका है वो तरकश में जाकर बदल जाती है और ये उनका कवि पकड़कर सामने रखता है। कोई भी महत्वपूर्ण रचनाकार अपने समय की प्रातिनिधिक उपस्थिति के साथ प्रस्तुत होता है और उसमें अपना कुछ विशिष्ट, कुछ नया, कुछ मौलिक जोड़ता है। इसलिए कालजयी का उद्घोष करने वाले अनिल कुमार श्रीवास्तव भी अपने समय में तो हैं ही। परसाई जी ने भी कहा था कि अपने समय में आप नहीं हैं तो शाश्वत कैसे होंगे। कथ्य और शिल्प दोनों में उनके दौर की हलचलें दिखाई देती हैं, दस्तकें सुनाई देती हैं। मैंने अभी धूमिल का जिक्र किया तो धूमिल की एक और युक्ति वो इस्तेमाल करते थे कि मुक्त छंद की कविताओं के में वाक्यों के अंत में तुक आभास देकर एक रिदम और लय रचते थे। उसे साधते हुए अनिल श्रीवास्तव जी भी कई बार मिलते हैं। कविता मृत्यु की आकांक्षा में इसका एक मैंने उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण देख सकते हैं। यह बात भी स्वयं सिद्ध है कि अपना समाज गिद्ध है। स्वार्थ की दृष्टि लिए मंसूबों के मानस के लोथड़ों पर टूटता हुआ भगवान तो दूर आदमियत से तकरीबन पूरी तरह छूटता हुआ। हर कोई बुराइयों से ऊबा और आदमी होने के कारण बुराइयों में सिर पैर से डूबा। तो ये जो एक खास युक्ति है, जहाँ ये मुक्त छंद की कविता है पर इसके अंदर भी एक तरह की लयात्मकता और एक तुक का आभास दिया जाता है। धूमिल की कविताओं में ये बहुत मिलता है। तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, ध्वस्त ध्वस्त ध्वांत ध्वांत, ऐसे बहुत बहुत प्रयोग मिलते हैं धूमिल के यहाँ। वो आप सबको आप जानते हैं, उन्हें याद आ जाएंगे।
और उसी तरह से ऐसे ही और उदाहरण दिया जा सकते हैं, जैसे एक कविता है भूत का भय, उसमें भी आपको बहुत सारे इस तरह के युक्ति मिलती है। मुझे एक जगह मुक्तिबोध की बहुत प्रखर याद आई। मुक्तिबोध की एक कविता जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत हिम्मत वाली है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। तो एक इसकी स्मृति देने वाली पंक्तियाँ मुझे अमृतत्व की भाषा कविता में दिखीं और लगा कि कवि चेतना कैसे बातचीत करती है, अपने समय में स्थित रहते हुए बिना कई बार इसको प्रत्यक्ष रूप से जाने कैसे वो संवाद करती है। अमृतत्व की भाषा कविता में अनिल कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं, ठहरते नहीं कभी भी चौराहे, सरकती जाती हैं शताब्दियां, हर खिलखिलाते उत्तर की आंखों में प्रश्न का एक आंसू, हर खिलखिलाते उत्तर की आंखों में प्रश्न का एक आंसू छोड़, 50 सपने दिखते हैं मुझे एक ही रात में। तो 50 यानी लगातार आप देखते हैं, लगातार आपके सामने विकल्प आते हैं, लगातार आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो दौर कसैलेपन को भुगतने और उससे उपजे आक्रोश और आवेश को अभिव्यक्त करने के अपने मुहावरे के लिए भी याद किया जाता है। कविता वातावरण में अनिल जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत बुरी तरह हिलाया उन्होंने। कोई फूट फूट कर रो रहा है, कोई किसी शाम का कलेजा निकाल नमक के पानी से हंस हंस कर धो रहा है। कोई फूट फूट कर रो रहा है, कोई किसी शाम का कलेजा निकाल नमक के पानी से हंस हंस कर धो रहा है। और फिर इसे पढ़ते हुए मुझे यह छील देने वाला अंश पढ़ते हुए मुझे धूमिल की ही कविता पटकथा का एक अंश याद आ गया, जिसमें एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट की व्याख्या वो इस तरह करते हैं, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और साथ साथ किसी मेमने का सर चबा रही है। वातावरण में ही अनिल जी आगे कहते हैं, नहीं मैं नहीं देख सकूंगा नाटक के समाजवादी अंक में अपने पड़ोसी का भूख से अंधी गली में मरना, फिर भी आदमी का न डरना। हमारे लोकतंत्र की सीमाओं से मोहभंग की अभिव्यक्ति की अनिल जी की अपनी शैली है। गूंगों का गायन वादन पूरा होने दो, गूंगों का गायन वादन पूरा होने दो, सुन्न पटाक सन्नाटे में ये प्रजातंत्र का सभा भवन है। प्रचलित एक अनुवाद है, बहुत मशहूर एक वो है पिन ड्रॉप साइलेंस, उसके लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है सुई पटक सन्नाटा, पर अनिल जी उसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं सुन्न पटाक। तो सुन्न पटाक जो है वो अधिक ध्वन्यात्मक भी है और अधिक प्रभावशाली भी मुझे लगा, कवि भाषा भंडार में जोड़ता भी है। भूख की बात ठुकरा रहा हूं अमृत में, क्या भूख ही पूरा मनुष्य होती है? भूख भी बार बार लौट कर आती है। किस समाज सजग कवि की कविता में भूख और अभाव नहीं आते और किस तरह उसको वो कविता के लिए प्रेरित नहीं करते। रंग या वर्ण चेतना भी कविता की ऐन्द्रिकता का विशिष्ट घटक है। रंगों का सच में अनिल जी एक चित्रकार की भाषा में रंगों की प्रकृति और उनके वर्ग चरित्र पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ सच सफेद है, वकील पीला है, न्याय नीला है, राजनीति लाल पीली है, जो काला है चमकीला है, भ्रष्टाचार है, प्रशासन है, जो हरा भरा है दलाल है। इसकी सबसे मूल्यवान और हमारे कारुणिक समय के लिए प्रासंगिक पंक्तियां हैं, जो धूमिल धूल धूसरित सा है वो विचार है, और जो मटमैला है वो किसान है। जो किसान आंदोलन हमारे सबके साथ सामने चल रहा है और हम सब उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अनिल जी गीत विधा में भी सक्रिय रहे, उसका प्रमाण हमने देखा। बहुत सुंदर सांगीतिक प्रस्तुतियां हुई और ये मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि हमने शुरू उससे किया, क्योंकि मुक्त छंद में जो उन्होंने लिखा और गीत में भी उन्होंने प्रयोग दर प्रयोग किए। नवगीत का आभास देने वाली उनकी गीत रचनाओं में उनकी मौलिक दृष्टि, शब्द चयन और उन्हें पिरोने का उदास और मथ देने वाला अंदाज अलग नजर आता है। अंधे दृश्य में ये पंक्तियां देखें, धूप कोई भी नहीं ठहरी, दिन बेबस नर्तन है बस, सारी आवाजें हैं बहरी, दृश्य सभी अंधे हैं बस। इस गीत में बस का जो आवर्तन है वो एक ठहरा देने वाली स्तब्धता रचता है। इसी रचना में ये पंक्ति मुझे विशेष तौर पर ध्यातव्य लगी, बीता न कोई आगत सब अर्वाचीन, बीता न कोई आगत सब अर्वाचीन। ये हमारे आज के स्मृति और जड़हीन समय की भी जैसे मुंह चढ़ाती अभिव्यक्ति है, जैसे कुछ भी नहीं बीता है, जो कुछ है वो यही है, यही है, यही है। विशिष्ट और अनोखे आवर्तन का एक उदाहरण गीत चुप भी है। चुप का यहां इस्तेमाल देखिए, चुप चुप लुट रहे मस्तूल
नाविक चुप, लुट रहा प्रवाह निर्झर चुप, बीत गए प्राण जीवन चुप, जंगल में अंधियारा घोर घुप, निझर गई रात सूरज चुप। पहचानता हूं गीत में वो संज्ञाओं अर्थात अस्मिता के विलोप पर पूछते हैं, सर्वनामी पात्र से नाटक चलाओगे कहां तक। अगर संज्ञाएं नहीं है, सिर्फ सर्वनाम से नाटक, जीवन का नाटक कैसे होगा। हमारी अस्मिता के लोप के बुनियादी सवाल हैं जो अपनी कविता में बार बार वो लाते हैं। एक और जो चमत्कारिक मैंने उनके यहाँ प्रयोग देखा, अनिल जी की गीतात्मकता में कहीं गणितीय बिंबों का और खासतौर से रेखा गणित के बिंबों का कमाल का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण देखिए, रेखा रेखा अनुलोमी है, व्यास वक्र डरकर त्रिकोण से, त्रिभुज दिशाएं परिधि भावना, सपने निर्मित न्यून कोण से। देखिए इन्हीं सारे रेखा गणित के शब्द हैं और आदरणीय नरेश जी मौजूद हैं तो उनके तकनीकी ज्ञान हम लोग जानते हैं। कविता के अलावा कविता तो खैर उनकी, उसके हम सब भक्त और शायदाई ही हैं। तो ये जो रेखा गणित के शब्दों को जिस तरह सपने निर्मित न्यून कोण से, ये न्यून कोण का किस तरह उन्होंने प्रयोग किया है, ये अपने आप में मुझे अद्भुत लगा। सभी अकेलेपन में दक्ष, ये उनके गीतों के शीर्षक भी जो हैं बड़े अलग हैं, बड़े कमाल के हैं और आमतौर पर वो आम रिवायत से हटकर हैं। एक गीत का शीर्षक है सभी अकेलेपन में दक्ष। इसमें विडंबनाओं के चीड़ देने वाले चित्र हैं। सबकी सांकल सूखे सांप और भूखे चित्र निर्वसन दृष्टि। इसी में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग उलटबासियों का देखने को मिलता है। किरण प्रकाश मांगती भीख, दाताओं में तिमिर सरीख, रोज बबूलों का त्योहार, नागफनी के चंदन पक्ष। गीत आंगन आंगन, हम जानते हैं उलटबासियों की परंपरा और महान हमारे पूर्वज कबीर से हम जाकर सीधे जुड़ते हैं। तो ये भी है, ये पूरी परंपरा का किस तरह से स्मरण और उसका बर्ताव और उसको आगे ले जाना, ये कहीं ना कहीं ये तमाम ये रचनात्मक चुनौतियां जो कवि स्वीकार करता है उसको हम सलाम करते हैं। गीत आंगन आंगन आंसू फूले में अनिल जी कहते हैं, किरण किरण के आंचल खून, आंखों आंखों पर नाखून, और मंदिर पापों की चौपाल, छुई मुई के नंगे गाल। ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयोग अभी भूख कम नहीं हुई में मिलते हैं। बरसने वालों कुछ और बरसो, अभी धूप नम नहीं हुई, और दरसने वालों कुछ और दरसो, अभी भीड़ हम नहीं हुई। सुना है मुक्तिबोध कहते थे, भीड़ हमारा शब्द नहीं है, हम मानव समूह में आस्था रखते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो भीड़ को हम होना होता है और भीड़ को हम होना होगा। सवाल तो हैं और जवाबों की जद्दोजहद भी है। प्रश्न ये संवेदना से में अनिल जी स्वीकार करते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि वो अस्तित्व का जो प्रश्न है, जो डुबोया मुझको होने ने, टू बी और नॉट टू बी। जहां रहता हूं वहां होता नहीं हूं, और उद्घोष भी करते हैं, सूर्य हूं सोता नहीं हूं। उनकी छोटी छोटी कविताएं हैं कई। मुझे लगता है कि समय को देखते हुए मैंने सोचा था कि कुछ का पाठ करूंगा। खेल है, समय है, कर्ज है, वो एक अलग प्रयोग है। बहुत संश्लिष्ट कविताएं हैं, बहुत संश्लिष्ट कविताएं, और मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक कविता पढ़ के सुनाना चाहूँगा इसमें से। वो एक शैली है अनिल जी की, मुझे लगता है उसकी भी बात थोड़ी सी हो जानी चाहिए। छोटी छोटी कविताएं, 3-4, बिल्कुल 4-4, 5-5 पंक्तियों की। एक वादा है मेरे पास सिर्फ आंखों का, एक पंछी हूं मैं भीगी हुई पांखों का, पाँव की बेड़ियां भारी हैं, बहुत भारी हैं, और पहरा है चुपती हुई सलाखों का। ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं। और एक कविता है जहाँ पर वो अध्यात्म पर चर्चा हुई थी, वो थोड़ी लंबी कविता है, उसका पाठ करने का मुझे लगता है अब समय नहीं है। तत्व पथ, वो एक अलग कवि की आध्यात्मिकता को सृजती हुई दार्शनिकता की कविता है, उसको भी अलग से देखा जाना चाहिए। मैं अनिल जी के काव्य व्यक्तित्व पर अपनी इस चर्चा का समापन उनके गीत लैंप पोस्ट के दिए के उद्गार के पाठ के साथ करना चाहता था। हूँ लिखा था मैंने, पर था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गा दिया गया है, जो अनेक अर्थों में उनकी एक प्रतिनिधि रचना भी है, और जिसका हौसला, जिसकी ऊष्मा, जिसका संकल्प मनुष्यता की महायात्रा में सदा हमारा पाथेय होगा। पर फिर भी मैं इसका एक अंश पढ़कर, छोटा सा, पूरी कविता नहीं क्योंकि वो आप सुन चुके हैं,
पर जो अंतिम इसका जो अंश है, हर जलन जी से लगा लो और मुस्काने लगो, हर तिमिर के प्राण पर तुम रोशनी का साथ दो, नमन कर हर पाखुरी को प्रेम का आशीष लो, मैं तिमिर को चीरता हूँ आओ मेरा साथ दो। और अब मैं अंत कर रहा हूँ वो अलविदा उनकी कविता से। इसका मैं छोटी सी कविता है, मैं इसका पाठ करके उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। अलविदा कविता। ऐ किनारे बांध ना तू पाँव मेरे, मैं विश्व का संताप लेकर लहर के वक्ष में ही जा बंधूंगा। कुटिलता की वक्र कड़ियां गीत का मेरे बनेंगी स्वर, पिपासित भावना का रूप लेकर कौन सा वह गीत जिसके शब्द टूटे और बिखरे मैं उसे संगीत दूंगा। और मांगों को अधूरी जो मुंह मांगा सिंदूर दूंगा, बांध दूंगा पाट सागर पर हिमालय को चुमा दूंगा, पद रसातल का खिलाऊंगा, पद रसातल का हिमालय को चुमा दूंगा, पद रसातल का खिलाऊंगा अनोखे फूल मरुथल में, और मरघट के सभी निगले हुओं को जिंदगी दूंगा। मिला दूंगा चांदनी को मैं सवेरे से, उषा को सांझ से भी, और सूरज को खिलाऊंगा निमंत्रण, मौन रजनी की कुटी पर जा रहा हूं अलविदा मैं आज पथ की ओर।